हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 13 जून को होने वाली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये एक निःशुल्क कार्यशाला प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको दी जा रही है, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्लासेस रन किए जा रहे हैं और मेरे द्वारा अर्थव्यवस्था की क्लासेस ली जा रही हैं। इसके पहले कि बजट के 3 लेक्चर और इकोनॉमिक सर्वे के 3 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे बजट पे एक क्वेश्चन सेशन भी, डिस्कशन सेशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। आने वाले समय में वो डिस्कशन सेशन और भी आएंगे, जिनमें कि आपको क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन की प्रकृति से परिचित कराया जाएगा। ठीक, आज जैसा कि हम आपको विगत क्लासेस में प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग की बात की। प्लानिंग की कमीशन, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ मीन्स रिसोर्स, व्यवस्था मीन्स मैनेजमेंट, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स है वो स्केयर है, सीमित है, और उस सीमित रिसोर्स का हमें नागरिकों तक, गवर्नमेंट तक, उद्योगपतियों तक, ठीक, उनके मैक्सिमम वेलफेयर के लिए, नागरिकों के लिए, गवर्नमेंट के मैक्सिमम वेलफेयर प्रोग्राम के लिए और उद्योगपतियों के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरी देश की जीडीपी बढ़ेगी। जब पूरी देश की जीडीपी बढ़ेगी, जो कि बढ़ते हुए फाइनली $5 ट्रिलियन तक पहुँचेगी, तो जो 138 करोड़ की आबादी है उनको गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, ठीक है ना, और बेरोजगारी, इन सभी चीज़ों से दूरी दिला सके। क्योंकि देखिए जितनी भी सरकारें आती हैं, सरकारें अपनी बात करती हैं और न तो गरीबी कभी ख़त्म हुई, न तो कभी भुखमरी ख़त्म हुई। ठीक, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ख़त्म नहीं होगी। जब अगर किसी घर में अगर 5,000 रुपये, 4,000 रुपये इनकम है, उस घर में 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। एक बंदा जो देखेंगे, पहले क्या होता था कि जो बंदा बहुत तेज़ तर्रार है उसको पढ़ाते थे और वो फिर पूरे फैमिली को लेकर के चलता था। तो ये स्टेप सरकार भी क्या करती है कि सरकार ने भी पहले जब देश आज़ाद हुआ तो वरीयता के हिसाब से संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक, प्रायोरिटी इसको दिया कि पहले सेक्शन किसको हम प्रायोरिटी दें, सबको नहीं देंगे, क्योंकि संसाधन सीमित है। हम प्लान करेंगे, ये प्लान करके हमें काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, तो और संसाधन हमारा सीमित है। तो सीमित संसाधनों में हमें व्यवस्था को कैरी ऑन करने के लिए, एक प्रणाली को कैरी ऑन करने के लिए एक जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, मॉडल, किस हिसाब का मॉडल यूज करेंगे, वो मॉडल कैसा होगा, उस मॉडल में क्या क्या होगा, उस मॉडल के लक्ष्य क्या होंगे, उस मॉडल का अचीवमेंट क्या होगा, इन सभी मॉडल के टारगेट बेसिस जो हम काम करेंगे वो हम बात करते हैं इकोनॉमिक मॉडल में। ठीक, अब आर्थिक नियोजन क्यों, आर्थिक नियोजन क्यों, अगर इसके बारे में आपको बात किया जाए कि आर्थिक नियोजन क्यों किया गया, तो उसके पीछे यह है कि हमारा देश क्या है, अनडेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में हमारा देश क्या है, यूडीसी है, अंडर डेवलप, अल्प विकसित, और हमें किस में इसको कन्वर्ट करना है, डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना है, विकसित देश में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास रिसोर्स क्या है, सीमित है। अब इन सीमित संसाधन का हमें किस हिसाब से यूज करें कि ये हो जाए, संसाधन क्या है हमारा, सीमित संसाधन है। तो इस सीमित संसाधन का हम क्या करेंगे, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, कितना, एक सुनियोजित तरीके से वरीयता के अनुसार संसाधन का उपयोग, वरीयता के अनुसार संसाधन का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, लाभ हो सके। वरीयता के अनुसार संसाधन का उपयोग करना। ठीक, तो ऐसा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्लान में नहीं हुआ। देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लान में क्या हुआ, देखिए सेकेंड प्लान में, थर्ड प्लान में और फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी बढ़ी, घटने के बजाय गरीबी बढ़ गई। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ। ऐसा हुआ क्यों, वाई, क्योंकि इन संसाधन के यूज करने के लिए जो मॉडल दिया गया, देखिए अब इस दौरान आईआईटी खोला गया। आईआईटी कब खोला गया, 1951 में। ठीक है, उसके बाद एम्स, यूजीसी, आरडीसी, ये 1956 में, डीआरडीओ 1958 में। ठीक है, तो ये डिफरेंट इकाइयाँ जो खोली गई थी
IM 1961 में। तो क्या उस समय की नीड थी कि ये सभी चीज़ों को पे ध्यान दिया सके? नहीं, उस समय बेसिक नीड ये थी कि लाइफ विद द डिग्निटी, द जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी जो बॉटम लेवल तक लोगों को पहुंचाया जा सके, जिससे भूखमरी और गरीबी खत्म हो सके। पर सरकार के पास संसाधन सीमित था, सरकार ये भी करने के लिए पूर्णतया समर्थ नहीं थी। ठीक, तो सरकार इस सीमित संसाधन का, जैसे मैंने आपको बताया कि तब हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमारा प्रायोरिटी कहाँ होना चाहिए। परंतु यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ तो जायज़ बात थी, गरीबी बढ़ गई एक तरह से हमारे लिए, देश के लिए, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक सोशलिस्ट अप्रोच भी हमारे देश में है। ठीक, हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम पूंजीवादी नहीं हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर पे भी ध्यान देना है। तो ये हमारे लिए उतना यूजफुल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा। पर ये इनसे जो प्रोडक्ट्स निकले ये बाद में कैपिटल का निर्माण किए। आज जो देश की जो GDP बड़ी, अर्थव्यवस्था की आकार बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट का भी कार्य का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, अब देखिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो क्या, एक समवर्ती सूची का विषय है। इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय है। और इकोनॉमिक प्लानिंग में दो तरह की बात करते हैं, एक होती है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग, हम बात करते हैं संरचनात्मक, और एक कार्यात्मक मॉडल की। तो नियोजन के बारे में लिख लीजिएगा कि नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है। नियोजन यह है वरीयता के अनुसार संसाधन का उपयोग करना। लिखिए, जहाँ जहाँ बोलूँ लिखो, उसको नोट करते जाइए। नियोजन क्या है? नियोजन है वरीयता के अनुसार संसाधन का प्रयोग करना। हम प्रायोरिटी देते हैं और उस प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करते हैं कि संसाधन का यूज करेंगे। वरीयता के हिसाब से संसाधन का यूज करना, ये हमारा नियोजन है। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल पूर्णतया औद्योगिकरण का मॉडल है। ठीक है, इंडिया में गुजरात मॉडल औद्योगिकरण का मॉडल है। और इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसा कि हमने बताया कि इकोनॉमिक प्लानिंग किस टाइप का विषय है। इकोनॉमिक प्लानिंग अगर ये आप देखेंगे तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हम दो तरह की बात करते हैं, एक बात करते हैं संरचनात्मक प्लानिंग की और दूसरी बात करते हैं हम किसकी, कार्यात्मक। इसको मिटा दूं मैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग किस हिसाब की प्लानिंग है? दो टाइप की प्लानिंग होती है। एक होती है संरचनात्मक प्लानिंग और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है कार्यात्मक प्लानिंग। संरचनात्मक मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल। और कार्यात्मक मीन्स फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जैसे आपका GST हुआ, नोटबंदी हुआ, बैंकों का विलय हुआ, जैसे GST है, ठीक, नोटबंदी है, ठीक, बैंकों का विलय है, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और उसके अलावा जैसे बंदरगाह, कोयला खदान, बैंक, ठीक, पत्तन, इन सभी का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये भी क्या है? राष्ट्रीयकरण करना। राष्ट्रीयकरण किसका किसका? जैसे बैंक, पत्तन, बंदरगाह, कोयला खदान, खनिज, इन सभी का जो आप नेशनलाइजेशन किया गया वो भी क्या है? एक तरह से स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये जो और साथ में एक भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ये बहुत बड़ा सुधार था, भूमि सुधार। भूमि सुधार कोई, लैंड रिफॉर्म एक अकेले कोई सुधार नहीं है, ये सब क्या स्ट्रक्चरल चेंजिंग है, ठीक।
इनमें क्या किया जा रहा है, इनमें स्वामित्व को बदल दिया जा रहा है। स्वामित्व को बदल करके हम संसाधन का बेहतर यूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम स्वामित्व को बदल दिए, और स्वामित्व को बदल दिए, उससे स्वामित्व को जब आपने चेंज किया तो फिर उससे क्या हुआ, संसाधन का क्या हुआ, संसाधन का यूज आपका बेहतर हुआ। स्वामित्व को बदल करके संसाधन का बेहतर यूज हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो जैसे भूमि सुधार आप देखेंगे तो भूमि सुधार में क्या क्या होता है, जैसे मध्यस्थ जो जमींदार होते थे उनका निर्मूलन किया गया। भूमि सुधार कोई अकेले सुधार नहीं है, जमींदारों का निर्मूलन किया गया। काश्तकारी अधिनियम लाया गया। ठीक है, काश्तकारी सुधार 1907 में। लैंड सेलिंग किया गया कि मतलब जो आपकी भूमि है उसकी इतनी होनी चाहिए। लैंड सेलिंग कई जगह लागू हुआ, कई जगह नहीं लागू हुआ, कि मतलब किसी की भी जोत है, वो पहले होता था कि 300, 400, 500 बीघा खेत हैं, एक ही आदमी की है, बाकी पता चला कि वो क्या है, काश्तकार है, उसके पास भूमिहीन है वो। तो सरकार ने एक सेलिंग रूल लाया कि इतनी ही मतलब इतना तो सबके पास लैंड होनी ही चाहिए। ठीक है, तो लैंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो भूमि सुधार में अकेले केवल भूमि सुधार नहीं है, भूमि सुधार में आप जब बात करते हैं तो आप जमींदारी के निर्मूलन की बात करते हैं। ठीक, जमींदारी का हम निर्मूलन कर देंगे। काश्तकारी अधिनियम लाए, काश्तकारों का जो हैं उनकी स्थिति को बेहतर करना है। ठीक, बिचौलियों से उनको छुटकारा है। लैंड की लैंड की सीलिंग करना है। ठीक है, उसके बाद करना है लैंड का कंसोलिडेशन करना। लैंड का कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी। ठीक, जो लैंड इधर उधर पड़े हुए हैं खेत, उनको इकट्ठा करना, चकबंदी करना, लैंड कंसोलिडेशन। तो ये कुल मिलाकर के जो भूमि सुधार है, वो भूमि सुधार कोई 1951 में जो लाया गया, वो अकेले सुधार नहीं है, वो कई सुधारों का एक मिश्रण है। तो ये हम स्ट्रक्चर, यहाँ हम स्वामित्व का चेंज कर रहे हैं, स्वामित्व यहाँ चेंज कर रहे हैं। ठीक, जीएसटी, नोटबंदी, बैंकों का विलय, राष्ट्रीयकरण, ये सभी में राष्ट्रीयकरण में पूरा स्वामित्व चेंज हुआ, और साथ में यहाँ पे क्या क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजिंग लाया गया। ठीक, तो ये तो एक प्लानिंग में आपने बात समझा कि ये स्ट्रक्चरल चेंजिंग की प्लानिंग हुई। दूसरी बात होती है, एक होती है फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग की अब हम बात करेंगे। फंक्शनल प्लानिंग में क्या हो सकता है, फंक्शनल प्लानिंग में क्या होगा। देखिए, योजना आयोग क्या था, तो योजना आयोग के दौरान समतापूर्वक इन संसाधन का वितरण समतापूर्वक नहीं हो पा रहा था, यहाँ पक्षपातपूर्ण था, कि ऐसा नहीं कि हर स्टेट्स को या हर जगह इतना समतापूर्ण वितरण हो सके। देखिए, इसी में एक आप ये भी मान सकते हैं, जो प्रीवी पर्स है, प्रीवी पर्स, उसको 1970 में ख़त्म कर दिया गया। प्रीवी पर्स 1970 में ख़त्म कर दिया। देखिए, 1858 का जो एक्ट था, उस 1858 के एक्ट के हिसाब से जिस तरह से रानी विक्टोरिया को जो प्रोटोकॉल मिलता था, वो रियासतों को भी प्रोटोकॉल मिला, और ये रियासत नहीं चाहते थे कि इनकी जो राजशाही थी वो जाए। प्रीवी पर्स के माध्यम से इनको कुछ पेंशन या कुछ भुगतान दिया जाता था, पर 1970 में फाइनली ये पूरा मतलब ख़त्म कर दिया गया। इनको जो सुविधाएं दी जाती थी राजशाही, जो उनको राजतंत्र को बनाए रखने के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया, उनको पेंशन सिस्टम बंद ख़त्म कर दिया गया। तो 1970 में लाया गया प्रीवी पर्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई। तो प्रीवी पर्स और जमींदारी का जो उन्मूलन 1951 में आया है, ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप देखेंगे प्लानिंग में। अगर आप बात कीजिए इंडिया के प्लानिंग में, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल सुधार था। अब हम बात करते हैं फंक्शनल सुधार की। फंक्शनल में क्या होता है, देखिए, यहाँ पे हम योजना को फोकस करेंगे, योजना को फोकस करेंगे कि प्रॉपर तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके प्रभावी ढंग से, और संसाधनों का बेहतर यूज हो सके। कार्यात्मक में हम क्या करते हैं, कार्यात्मक में हम दो बात करते हैं। एक तो फोकस करते हैं किस पे, योजना पे। योजना पे इस हिसाब से फोकस करेंगे कि प्रॉपर ढंग से हमारा क्या हो सके, संसाधन का यूज हो सके। ठीक है, बेहतर से बेहतर प्रभावी ढंग से संसाधन का बेहतर यूज हो सके। ठीक, ये फोकस क्यों करते हैं कि संसाधन का जो यूज करना है वो बेहतर हो सके। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस है। फंक्शनल में क्या कर रहे हैं कि हमें योजना पे फोकस करना है कि संसाधन का बेहतर यूज कर सके, और स्ट्रक्चरल में क्या कर रहे हैं कि हम स्वामित्व को ही चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे फंक्शनल रिफॉर्म कर रहे हैं, हमें फंक्शन करना है डायरेक्ट प्लानिंग पे। ठीक, तो आप देखेंगे जैसे कि 1966 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया, 1966 में।
जब खाना पीना होने लगा तो फिर बात की गई कि नहीं, फिर अब वाइट रिवोल्यूशन की, दूध की बात की जाए तो वाइट रिवोल्यूशन कब आया? 1970 में। 1976 में क्या आया? ब्लू रिवोल्यूशन आया। ठीक है, और देखिए 1950 से ले, यही रीज़न है कि 1950 से लेकर के आप 56 तक देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर है उसका ग्रोथ क्या हुआ है? वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। बट 1950 से लेकर के 1956 में हमने इन्वेस्टमेंट किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हेराल्ड डोमर मॉडल था वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट मॉडल था, एग्रीकल्चर पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, परंतु वहाँ पे क्या हुआ कि ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चर के ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ था। बट फाइनली जब हम ग्रीन रिवोल्यूशन किए, वाइट रिवोल्यूशन किए, ब्लू रिवोल्यूशन किए 1966, 70 और 76 में, तो हम ये पाए कि 1966 से लेकर 1980 तक, अगर इसको देखा जाए कि 1950 से लेकर के आप 56 तक का देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर है वो आपका नीचे गिरा है। ठीक, बट 1900 टोटल अगर 1966 मान लीजिए तो 1966 से लीजिए और 66 से लेकर के 1970 तक आप चलेंगे तो वहाँ आपका एग्रीकल्चर जो हुआ है वो बेहतर हुआ है। साथ में किसान जो हुए हैं, किसान की स्थिति भी क्या हुई है? बेहतर हुई है। क्यों हुई है? यही ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन और ब्लू रिवोल्यूशन से। 1980 से लेकर के आप 2000 तक आएंगे तो केस क्रॉप पे बात की हम लोगों ने। 1980 से लेकर के, ठीक है, 2000 तक क्या बढ़ा है? हमारा केस क्रॉप बना है। केस क्रॉप का मतलब क्या? जैसे कि आपका कपास हो गया है, कॉटन है, कॉफ़ी हो गया, नारियल हो गया, तो जो केस क्रॉप्स थे उन पे हमने फोकस किया है। अब तो हम हार्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, जो ई नाम जो मंडी रिफॉर्मेशन आया है कि मंडी के स्ट्रक्चर को सुधारिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं कि जो बिचौलिए हैं वो ख़त्म हो, और जो 23 फसल की बात की जाए कि इन पे हमें एमएसपी देना है, 1.5 गुना एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। और यहाँ क्या है? ये देखिए फंक्शन रिफॉर्म हुआ ग्रीन वाइट रिवोल्यूशन से। 1950 से 56 की इरा में क्या हुआ? 1966 से 70 की इरा में, सॉरी 80 की इरा में क्या हुआ? देन 1980 के इरा तक देखिएगा तो 1980 की इरा तक क्या हुआ? एग्रीकल्चर बढ़ा, किसान की स्थिति बढ़ी, और 1980 तक, और 1980 से 2000 तक केस क्रॉप बढ़ा। केस क्रॉप मतलब कॉटन, हाँ, जो भी केस कमर्शियल क्रॉप्स हैं उन पे हमने फोकस किया। 2000 के बाद हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम हार्टिकल्चर पे बात कर रहे हैं। तो देखिए योजना प्रभावी ढंग से काम करेगी तब उसका क्या होगा? देखिए योजना पे फोकस कर रहे हैं, संसाधन का बेहतर यूज कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? लाभ बढ़ रहा है। गिरा था, लाभ बढ़ा, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, किसान डेवलप हुआ, यहाँ पे भी किसान डेवलप हुआ और किसान अब समय दर समय डेवलप होता जा रहा है। ठीक, तो ये बात हुई थी कि जो प्लानिंग है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसके 2 इकाई होते हैं, संरचनात्मक और कार्यात्मक। ठीक, अब हम बात करते हैं जो 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान क्या थे? कौन कौन से 5 ईयर प्लान पॉजिटिव रहे, कौन कौन से 5 ईयर प्लान निगेटिव रहे, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो 5 ईयर जो प्लान है वो ये कहाँ का मॉडल है? अगर ये देखा जाए तो यूएसएसआर से लिया गया था ये मॉडल। ठीक है, जब वहाँ पे लेनिन और स्टालिन थे 1928 में, उन्होंने इस मॉडल की बात की थी और ये कॉपी किया गया। मोटा मोटी देखिए कि कोई भी मॉडल जो विदेशी टाइप का मॉडल है वो हमारे लिए टोटल मतलब यूटिलाइज फुल नहीं हो सकता। प्लानिंग कमीशन की निगेटिव, जब मैं आपको प्लानिंग कमीशन की लक्ष्य के बारे में, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के जो उनकी चुनौतियाँ थी, उनकी सफलता असफलता के बारे में बताएंगे, और नीति आयोग से जब कंपेरिजन कराएंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक, नीति आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लोग उसको मतलब क्या है उसका कितना बेनिफिट, क्या क्या एस्पेक्ट है उसको क्लियर कट उसका एक प्रीव्यू नहीं है। तो योजना आयोग जो है, अगर योजना आयोग की बात किया जाए तो योजना आयोग के कौन कौन से कमीशन, कौन कौन से जो आयोग थे, योजना आयोग। ठीक, तो योजना आयोग में 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान में कुछ प्लान जो थे वो पॉजिटिव रहे, ठीक, और कुछ प्लान क्या रहे? वो निगेटिव रहे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्लान हमारे पॉजिटिव थे और कौन कौन से प्लान निगेटिव थे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट
5 ईयर प्लान। ठीक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, वो पॉजिटिव रहा। देन 5th, देन 6th, देन 7th, देन 8th, ये 5 ईयर प्लान पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कौन कौन थे, फर्स्ट, 5th, 6th, 7th एंड 8th, इतने 5 ईयर प्लान पॉजिटिव रहे। ठीक है, उसके बाद निगेटिव कौन कौन सा रहा, तो दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो निगेटिव था, मतलब 2, 3, 4 और साथ में 9, 10, 11। 2, 3, 4, 9, 10, 11, ये जो 5 ईयर प्लान था ये निगेटिव रहा। ठीक, तो पॉजिटिव 5 ईयर प्लान कौन रहा है और निगेटिव 5 ईयर प्लान कौन रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, 1951 से लेकर के 1956 तक, नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो ये चला 1951 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट। सेकंड कब तक चला, 1956 से लेकर के 1961 तक। और थर्ड कब तक चला, 1961 से लेकर के 1966 तक। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये प्लान कंटिन्यू चले हैं। ठीक है, बट उसके बाद तीसरे और चौथे जो 5 ईयर प्लान था उनके बीच में एक योजना अवकाश आया, प्लानिंग गैप आया। ठीक, योजना अवकाश ये कब रहा, ये 3 ईयर के लिए रहा। ठीक, कब तक, देखिए 1966 से लेकर के 67 तक पहला, 1967 से लेकर के 1968 तक दूसरा, और 1968 से लेकर के 1969 तक ये तीसरा। 3 क्या थे, 3 योजना अवकाश थे। उसके बाद पांचवा 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 74 से लेकर के ये 69 तक आया। ठीक है, फिर पांचवा 5 ईयर प्लान आया तो वो 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा, इसके पहले 4th लिख लें। 4th आपका रहा 69 से लेकर के 74 तक। 5th आपका रहा कब तक, 74 से लेकर के 79 तक, ये रहा। ठीक, 5th और 6th के बीच में फिर 1 साल का गैप रहा, 1 ईयर गैप। कई बार गैप पूछ लेता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो 1 ईयर गैप, ये आप देखेंगे 1 साल का अवकाश रहा। ये आपका रहा 1979 से लेकर के 1980 तक। ठीक, देन उसके बाद आपका 6th 5 ईयर प्लान आया। ये कब तक आया, 1980 से लेकर के 7th, 8th, 9th, 10th, 11 और 12 पे एंड हुआ है। 12 2012 से लेकर के कब तक है, 2017 तक। ये सब बताइए 6th प्लान कब से कब तक था, आइडिया है आप लोग को? 1980 से लेकर के 84 तक था, ध्यान दीजिएगा। ये 84 तक था। 7th 1984 से लेकर के कब तक था, 89 तक था। ठीक, फिर आगे इस तरह से आप क्रमतः आप देखते जाएंगे। तो ये जो 5 ईयर प्लान थे, 9, 10, 11, 12, जैसे 9 है और ये आपका 97 से लेकर के 2002 तक चला। देखिए जैसे ये चला था 1997 से लेकर के 2002 तक। देखिए बीच में यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी एक गैप था। अगर ये देखिए तो ये 1992 से लेकर के 1997 तक चला। यहाँ पे 2 साल का गैप था, 2 ईयर गैप था। ये था जो इराक खाड़ी युद्ध था, खाड़ी युद्ध के दौरान
यहाँ पे गैप हुआ था। ठीक, तो 2002 और ये था 2002 से लेकर के 2007 तक, और ये 2007 से लेकर के 2012 तक। तो ये आपके टोटल जो प्लानिंग अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन 3 साल का आप ये योजना अवकाश, देन उसके बाद फोर्थ फिफ्थ, देन उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे 1 ईयर का गैप लेंगे, फिर 6 7, फिर आपका 2 साल का गैप हुआ, फिर 8 9 10 11, इस हिसाब से ये चला है। ठीक, तो ये टोटल हमारा प्लानिंग जो स्ट्रक्चर है 5 ईयर प्लान वाइज, इसके बारे में हमने बात किया। तो ये जो योजना अवकाश हुआ है, ठीक, ये रोलिंग प्लान था, ये जयप्रकाश नारायण जी के समय ये लाया गया था। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 3+1+2 करीब करीब 6 साल 5 ईयर प्लान नहीं चला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने साल 5 ईयर प्लान, क्वेश्चन कि 5 ईयर प्लान कब कब अनुपस्थित रहा, कितने साल अनुपस्थित रहा, कितने साल नहीं रहा, तो आप क्या आंसर देंगे? दिस इज 3, ठीक है, +1+2 इजिकल टू टोटल 6 ईयर। 6 साल तक 5 ईयर प्लान बीच में नहीं था, इतना गैप था। ठीक है, तो अब प्लानिंग कमीशन जो बना है, योजना आयोग, वो किस टाइप की संस्था है? सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, या फिर गैर संवैधानिक संस्था है? हाँ, देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो शब्द है या उसके बारे में जो बातें आपको संविधान में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक, ये इसका जो गठन किया गया था सन 1950 में, जब देश गणतांत्रिक रूप, मतलब एक संवैधानिक रूप से हम लोग गणतंत्र रूप धारण किए, मतलब हमारा एक संविधान हुआ, हमारा जो हेड ऑफ नेशन था वो इलेक्ट किए गए। ठीक है ना, इलेक्टेड हुए। तो ऐसा नहीं है कि राजतंत्र से नहीं था, हमारे लोकतंत्र हुआ, और लोकतंत्र के साथ हम गणतंत्र में आए हैं, जहाँ पे निर्वाचन पद्धति लागू है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1950 में 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी जी की समिति बनी। उस केसी नियोगी जी की समिति में ये बात कही गई प्लानिंग कमीशन के बारे में। इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिएगा, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं योजना आयोग की। योजना आयोग, योजना आयोग क्या है? देखिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसके लिए समिति बनी थी, किसके अध्यक्षता में? केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, और इस समिति ने ये कहा कि ये समिति बनी कि यहाँ पे एक तो योजना आयोग होगा जिसके अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, वैसे पीएम होते हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, और इसके उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक, ये इसके उपाध्यक्ष हुए। तो प्लानिंग कमीशन में क्या होता था? प्लानिंग कमीशन में जो होता था, यहाँ पे योजना बनती थी और उनका समीक्षा होता था। प्लानिंग कमीशन में यही दो चीज़ होती थी, एक तो योजना बनती थी और योजना बनने के बाद उनकी समीक्षा की जाती थी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी नहीं होती थी, ओनली यहाँ पे बनना और उनका रिव्यू, एनालिसिस, समीक्षा होना। बट इसकी जो लागू करने की बात कब हुई? इसको मिटा दिया जाए। देखिए,
मैं क्या बोल रहा था, प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन में जो बातें हुई उन प्लानिंग कमीशन को फाइनली ले जाके एनडीसी में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए इसमें अध्यक्ष कौन होता है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, वो पीएम होते हैं। और साथ में इसमें कौन कौन से होते हैं, सीएम होते हैं। साथ में जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके उपराज्यपाल होते हैं, और जहाँ पे उपराज्यपाल नहीं हैं वहाँ के प्रशासक होते हैं। ठीक, ये इसका गठन है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, योजना को किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई। अब बात यह है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या आपको पॉजिटिव अप्रोच दिखेंगे, क्या क्या आपको निगेटिव दिखेंगे, क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं। ये तो प्लानिंग कमीशन बन गया। प्लानिंग कमीशन के बाद जो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में जाता था। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। देखते रहिएगा कि इसके प्लानिंग कमीशन की अगर हम उपलब्धि की बात करें, उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो क्या थे, क्या क्या थे। अगर आपको इसको नोट कराने के लिए कह दिया जाए, कुछ पॉइंट को अगर आप गिनवाइए कि क्या था। पहली बात हमने बताया कि स्केयर रिसोर्सेज हैं, तो संसाधनों का हमें इष्टतम उपयोग करना है और वरीयता के साथ करना है। तो पहला चीज़ तो ये था, नोट कर लीजिए। ठीक, उपलब्धि में अगर देखिएगा कि पहला चीज़ तो ये था कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ठीक, वो भी वरीयता के अनुसार। संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना वरीयता के अनुसार, पहला ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा, संसाधनों का समतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक, संसाधनों का समतापूर्वक वितरण करना। ठीक है, इक्विटेबल, ऐसे नहीं करना है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिया, कहीं पे कम है, सप्लाई हो रही है। दूसरी बात है गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि जो गरीबी है, ठीक, बेरोजगारी है, इसको क्या कीजिए, इसको हमें समाप्त करना है। लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा, समाप्त करना। ये इसकी तीसरी पॉइंट थी। नेक्स्ट पॉइंट थी, अब कृषि और उद्योग का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, समन्वित विकास कृषि उद्योग का, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, कि कृषि का है एंड उद्योग का है, तो इसका हमें किस हिसाब से विकास करना है, इसका हमें समन्वित विकास करना है। ठीक, ये इसमें कुछ जो इसके लक्ष्य उद्देश्य रखे गए थे, कुछ ऐसे नोट कर लिए। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर की बात वहीं पे कही गई थी कि हमें क्या प्राप्त करना है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी औपनिवेशिक शासन पे या फिर किसी और पे डिफरेंट नहीं रह सकते, नहीं पता, क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं ना कहीं वो फिर से शासन करने आएंगे और हम फिर से गुलामी के जंजीर में फंस सकते हैं। तो हमें ये था कि आत्मनिर्भर प्राप्त करना है, लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है, पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसे नोट कर लीजिए, आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है। सातवां अगर लिख लीजिए तो आर्थिक कल्याण, इसको हमें क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। ठीक, पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल, पूंजी एवं संसाधन, इनको हमें बढ़ाना है। आठवां, पूंजी एवं
संसाधन को बढ़ाना। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके लक्ष्य क्या क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या क्या थे। पहला तो ये था संसाधनों का हमें इष्टतम उपयोग करना है क्योंकि संसाधन सीमित है, और वरीयता के अनुसार करना है, ठीक। समतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जितने भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं सब पे। गरीबी बेरोजगारी को हमें समाप्त करना है, जो आज भी हम कहते आए हैं, और हमारा जीडीपी का आकार इसीलिए कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कीजिए, ठीक। प्लानिंग कमीशन में ये फेल्योर हुए हैं, अभी आपको इसके नेगेटिव पॉइंट बताएंगे, जिसके कारण ये अभी तक खत्म नहीं हो पाया। कृषि उद्योग में समन्वित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी का डेवलपमेंट हो, उद्योग का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। आत्मनिर्भर प्राप्त करना है, ठीक। हमें दूसरे विदेशी संस्थाओं पे उतना डिपेंडेंट नहीं होना है, आत्मनिर्भर होना है, ठीक। इसीलिए अब बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, PLI के प्रोडक्ट क्या है, PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक। इसकी बात जो राइजिंग इकोनॉमी है उनमें हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक। इसकी बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक। स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों का कल्याण की बात कर रहे हैं, आर्थिक कल्याण की बात कर रहे हैं, ठीक। और पूंजी एवं संसाधनों का बढ़ाना, मतलब कैपिटलिस्ट अप्रोच को बढ़ाना। तो इतनी चीज़ें ये क्या थी, ये कुल मिलाकर के ये इसकी उपलब्धियाँ कर लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, इसकी उपलब्धियाँ कह लीजिए, उपलब्धियाँ, या इसका पॉजिटिव कह लीजिए। ये किसका है, ये हम बात कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन की, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन में इतनी चीज़ों को देखा गया। अब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, इसका तो ये ऑब्जेक्टिव था, पर ये बताइए क्या अगर उपलब्धियों की बात करें कि अर्थव्यवस्था का अगर आकार बढ़ता है, जीडीपी का आकार बढ़ता है, तो जीडीपी का आकार बढ़ेगा तो उससे क्या क्या होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव थे। उपलब्धियां हमें बताएं, जीडीपी का आकार बढ़ेगा तो जायज़ है कि भूखमरी और बेरोजगारी ये दूर होगी, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय की इनकम वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। आधारभूत संरचनाएँ क्या होगी, वो विकसित होंगी। तो फिर इसका रिजल्ट क्या है, अगर हम इसकी रिजल्ट की बात करें तो प्लानिंग कमीशन में हमारा ये टारगेट था कि हमें ये करना है, ठीक। और इसका रिजल्ट हुआ क्या, देखिए पूरा जो प्लानिंग कमीशन, जब आप जान जाएंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या था, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रट करके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगर हम योजना आयोग के बारे में जानते हैं तो योजना आयोग कब बना, क्या होना, उसका मोटिव क्या था, देन उसके बाद फिर फाइनली एनडीसी का क्या कॉन्सेप्ट था। अब हम बात कर रहे थे कि योजना आयोग की कितने कौन कौन योजना आयोग में जो प्लानिंग बनी, कौन सी 5 ईयर प्लानिंग पॉजिटिव थी, कौन सी 5 ईयर प्लानिंग निगेटिव रही, इनके बारे में हमने जाना, ठीक। कब कब 1 ईयर गैप रहा, 2 ईयर गैप रहा, कब रोलिंग प्लान कब रन किया, ठीक है। ये सब बातें थी। अब ये बात अब कह रहे हैं कि योजना आयोग की ऑब्जेक्टिव क्या थी, ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया, तो इसकी उपलब्धि क्या हुई, उपलब्धि क्या हुई। पहला तो ये देखिए जीडीपी का आकार बढ़ा, जायज़ है, जीडीपी का क्या हुआ आकार, वो क्या हुआ बढ़ा। जब जीडीपी का आकार बढ़ा तो फिर क्या होगा, भूखमरी खत्म होगी थोड़ी बहुत, वो कम हुई। गरीबी क्या हुई, कम हुई, कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट उसका एडिकेशन नहीं हुआ, कम हुआ। तीसरी चीज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये बढ़ा। निश्चित तौर पे प्रति व्यक्ति आय में क्या हुआ, कुछ सुधार आया। प्लानिंग, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब प्लानिंग के कारण हो रहा है। आधारभूत संरचना बड़ी, इंफ्रा, आधारभूत संरचना, इनका विकास हुआ, ठीक। दूसरी बात कहेंगे कृषि एवं उद्योग की अगर बात की जाए तो कृषि एवं उद्योग, ये क्या हुआ, इनका क्या हुआ, इनका भी विकास हुआ, कृषि एवं उद्योग का विकास हुआ। भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके बाद भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। खाद्यान्न की जब भी हम बात करें तो खाद्यान्न में आप क्या चुनेंगे, सीरियल्स एंड पल्सेस, उसमें क्या करेंगे, उसमें तिलहन को आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक।
तो इस हिसाब से करेंगे कि कई सेक्टर्स में आप देखेंगे कि भारत एक अग्रणी देश बन करके उभरा है, ठीक। और तकनीकी नवाचार का विस्तार हुआ, ठीक। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो डेवलप हुई हैं, तकनीकी एंड नवाचार का विकास हुआ, ठीक है। महिलाओं, वंचित वर्ग, इन सभी का क्या हुआ, सशक्तिकरण हुआ है। महिलाओं का, ठीक है। साथ में वंचित वर्ग में कौन आते हैं, वंचित वर्ग में आपके जैसे बूढ़े, दिव्यांग, ठीक है ना, ये सब महिलाएं, बच्चे, ये सब वंचित वर्ग में आएंगे, वनरेबल सेक्शन में। उसके बाद कमज़ोर वर्ग में कौन आएगा, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ठीक है ना, जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, जियोग्राफिकल रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जहाँ तक बेसिक नीड पहुँच नहीं रही है, तो इनका हमें क्या करना है, इनका सशक्तिकरण हुआ, ठीक है ना। तो जीडीपी का आकार बढ़ा, भुखमरी कम हुई, गरीबी कम हुई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, आधारभूत संरचना बढ़ा, कृषि एवं उद्योग बढ़ा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, तकनीकी और नवाचार का विकास हुआ। ये सभी चीज़ें क्या थी, अच्छी अच्छी बातें हुई। ये वो जो ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव में ये हमें रिस्पांस मिला। ये आप कह सकते हैं कि ये आपका टोटल आपका ये रिज़ल्ट रहा, ये रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर ये तो हम आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ निगेटिव बात कर लीजिए। क्या गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो गई? नहीं, ये समस्या अभी भी बनी रही, ठीक। आधारभूत संरचना का विकास हुआ, गरीबी बेरोजगारी कंप्लीट बदल, ये आपकी पॉजिटिव बात है। अगर आप इसमें निगेटिव बात देखते जाइए तो यहीं पे देखते जाएंगे, गरीबी बेरोजगारी कंप्लीट खत्म हुई? नहीं, अभी भी ये वर्तमान में। ये आधारभूत संरचना विकसित हुई, पर इसने क्या डेवलप किया, असमान विकास हुआ। पता चला कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा रह गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी विकास कर दिया। एनसीआर के एरियाज डेवलप हो गए, बाकी एरियाज जो हैं वो पिछड़े हो गए। तो और क्या इस संसाधनों का पक्षतापूर्ण समान डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? नहीं, संसाधन का क्या हुआ, पक्षतापूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। कृषि उद्योग, इसमें भी क्या रहा, पिछड़ापन रहा। हर क्षेत्र तो डेवलप हुआ नहीं, टोटल नहीं डेवलप हुआ, वहाँ पे पिछड़ापन रहा। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, हाँ खाद्यान्न के बारे में हम कह सकते हैं, पर इसमें कभी ना कहीं जैसे आप गेहूं, चावल, जो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो जिन पे हमें थर्स्ट दिए थे, जिन खाद्यान्न पे, उन्हीं पे हमारा ज़्यादा जोर रहा, ठीक। तकनीकी और नवाचार का विकास हुआ, देखिए हुआ, बट अब ऐसा नहीं था कि जो टेक्नोलॉजी IPR डायरेक्ट डेवलप हो गई, उसको कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट करते थे। स्टार्टअप इंडिया में कहा गया है, नीति आयोग ने ये कहा कि नहीं, हम समय का गैप नहीं देखेंगे। अगर कोई चीज़ बनी तो यहाँ इंडिया में पहले बनना चाहिए, कोई चीज़ का विकास हुआ तो इंडिया में पहले होना चाहिए। कोई अगर रिसर्च पेपर पेटेंट के लिए आवेदन किए 9.8%, तो 36% हमारा पेटेंट का आवेदन होगा, 36% आवेदन होगा। हम भारत के वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमी में तभी आ सकेंगे, ठीक है ना। तो हम पेटेंट आवेदन में हम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार हो सकें। जो हमारा आप देखेंगे कि जैसे कंप्यूटर का इनोवेशन है, ठीक, परम शिवाय, हाँ, ये सुपर कंप्यूटर्स का जो इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कही गई थी, क्वांटम मैकेनिक्स की, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की गई, ये सब बातें जो हैं अभी नीति आयोग में इसमें कहा गया है। इन सभी के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा तुरंत जो भी इनोवेटिव हो रहा है स्टेप, अगर वर्ल्ड में हो रहा है तो तुरंत इंडिया में होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स तुरंत इंडिया में भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका तो रिजल्ट रहा, पर उसके साथ कुछ निगेटिव, यही सब इसके निगेटिव रहे कि संसाधन का पक्षतापूर्ण वितरण नहीं हुआ, पक्षतापूर्ण वितरण हुआ, गरीबी बेरोजगारी पूर्णतया खत्म नहीं हुई, ठीक। कृषि का पिछड़ापन बरकरार रहा, उद्योग का पिछड़ापन बरकरार रहा, लघु कुटीर उद्योग पर पर्याप्त विकास नहीं हुआ। देखिए, अगर निगेटिविटी में देखिएगा तो एक चीज़ यह है कि जो लघु कुटीर उद्योग थे उनका पर्याप्त विकास नहीं हुआ। आबिद हुसैन समिति बाद में बनी थी, इसी पे लघु कुटीर उद्योग, उसका जो विकास है वो क्या हुआ, नहीं हुआ। इसका विकास हुआ नहीं, ये इसका निगेटिविटी है। संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आप देखेंगे तो ये किस हिसाब से रहा, ये पक्षतापूर्ण रहा,
ठीक है, समान रूप से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ऐसा ये फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो ये इसके निगेटिव पॉइंट थे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, जवाबदेही की कमी, पर्यावरण का निम्नीकरण, ये हुआ। ठीक है, तो इसमें लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा थी। नौकरशाही का काफ़ी प्रभाव तो था, तो इसे नौकरशाही को कहा जाता है लाल फीताशाही। लाल फाइल में जो पहले फाइल थे उनमें इनको बांध करके इनकी फाइल को रख दिया जाता था, तो इसे कहते थे लाल फीताशाही। ठीक, तो लाल फीताशाही थी। और उसके बाद भ्रष्टाचार था यहाँ पे, भ्रष्टाचार। ठीक, जवाबदेही की कमी थी, जवाबदेही की कमी, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी, लागू थी। तो ये इसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट थे। तो अगर आप देखेंगे कि पॉजिटिव रहा तो ये तो भैया ये पॉजिटिव है, ये आप पॉजिटिव देख लो, ये पॉजिटिव देख लो, ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव हो रहा है। बट निगेटिविटी कहाँ हो रहा है? भुखमरी कंप्लीट नहीं हुई, गरीबी कंप्लीट एडिकेट नहीं हुई, आधारभूत संरचना का समान विकास नहीं हुआ है, कृषि पिछड़ापन है, उद्योग में पिछड़ापन बरकरार है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता है, बट क्या है सभी क्रॉप्स पे हमने ध्यान नहीं दिया। तकनीकी नवाचार क्या होते हैं, वो मैक्सिमम हम इंपोर्ट ही कर रहे थे। अब स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर मैकेनिक्स के और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नीति आयोग का इनोवेटिव स्टेप सब उसमें आ रहा है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया में। लघु कुटीर उद्योग इसके कारण पीछे रह गया। संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। पता चला जो केंद्र शासित राज्य, केंद्र सरकार के जहाँ थी और जहाँ राज्य में सरकारें थी, अगर वो सेम सरकारें थी, सेम पार्टी की थी तो वहाँ विकास हुआ। जबकि जो सरकारें जहाँ जिस स्टेट में दूसरे पार्टी की सरकार थी वो राज्य वो पीछे रह गया। ठीक है, ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नौकरशाही, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी थी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो चुनौती क्या थी, इसके पीछे चुनौती क्या थी? तो ये तो हमने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव बाद रिजल्ट बताया, रिजल्ट के पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट बताए। चुनौतियाँ क्या थी हमें, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम कमीशन बनाते हैं या कोई टारगेट रखते हैं तो उसके पीछे हमारा ये भी टारगेट होता है ना कि इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर क्या क्या हम टारगेट लेके चल रहे हैं, क्या हमारे यहाँ चुनौती डेवलप हो सकती है। देखिए, चुनौती ये थी पहली चीज़ की योजना आयोग कि संसाधन की कमी थी। जो संसाधन था वो तो स्केयर था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक, कि संसाधन की कमी थी। दूसरी बात, योजना का जो स्वरूप देखेंगे वो केंद्रीकृत था। योजना का स्वरूप तो वो क्या था? केंद्रीकृत था। ठीक, तीसरी, नौकरशाही की प्रभुत्व था, जैसा कि हमने आपको बताया था। ये गैर संवैधानिक होने के साथ साथ गैर समावेशी, ठीक, और अधिक लोकतांत्रिक नहीं था। मतलब एक तो यहाँ पे भ्रष्टाचार था, नौकरशाही हावी था, हावी नहीं लिखेंगे, नौकरशाही का प्रभुत्व था। ठीक है, गैर समावेशी था। ठीक, गैर लोकतांत्रिक था। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे योजना का एक न होना, योजना का स्वरूप का एक न होना, ये भी इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, और देखिए ये विदेशी मॉडल, देखिए विदेशी मॉडल कभी भी इंडिया के लिए कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये एक तरह से विदेशी मॉडल था। ठीक, और विदेशी मॉडल था तो विदेशी मॉडल क्या सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, विदेशी मॉडल सोल्यूशन नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। और इसी कारण इन चुनौतियों को देखते हुए हमें किस चीज़ की आवश्यकता हुई? हमें इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बनाया? सॉल्यूशन किस फॉर्म में किया? नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो बन के आया। देखिए नीति आयोग आया है कब? 1 जनवरी 2015 में आया। 1 जनवरी 2015 में ये आया, बट ये काम करना शुरू किया 2017 से, इसके में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नीति आयोग आया कब है? जनवरी 2015
15 में, बट ये काम करना सब कब से शुरू किया है? इसको फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसका प्रेसिडेंट कौन होते हैं? देखिए 2017 से लेकर 2017 तक तो आपका हमने बताया था 5 ईयर प्लान चला, 2017 से लेकर के ऑनवर्ड अब जो है वो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें 3 साल का एक्शन है, ठीक है ना, उसके बाद 7 साल की स्ट्रेटजी है, 15 साल का विजन लेके चल रहे हैं। चूँकि समय की कमी है, हम इसके बारे में एक डिटेल हम आपको लास्ट में हम आपको ये बता दे रहे हैं कि नीति आयोग में जो वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत साहब हैं, इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार साहब हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसका क्या क्या कंपेरिजन अगर इन स्टेप्स लिए, ये देश की कुल मिला के ये जानिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ क्षेत्रों का सुना जाता है। ये प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम था, जबकि नीति आयोग बॉटम टू टॉप है। ठीक है, क्षेत्रों के कैसा विकास होगा, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से क्षेत्रीय स्तर पे ग्रामीण समावेशी विकास की बात करिए। 5 विचारक, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण विकास के लिए कुटीर उद्योग के लिए बात करते थे, 5 विचारक को लेकर चल रहा है 5 पिलर पॉलिसी पे हम इस पे बात करते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है, असम के विचारक हैं शंकरदेव, तमिल कवि हैं तिरुवल्लुर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और विवेकानंद जी। इनके विचारों को समाहित करते हुए न्यू इंडिया मॉडल लाया गया है, और जिसमें आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आप 2020 में आप देख चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन में हम प्लानिंग कमीशन नीति आयोग को कंप्राइज करेंगे और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि क्यों नीड है जीडीपी का आकार बढ़ा करके पर कैपिटा इनकम बताते हुए, तो उसके बारे में हम डिटेल आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके।